नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यह प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ ये भी आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान अर्जित हो। ज्ञान का उद्देश्य ये नहीं होता कि ज्ञान हासिल करके कुछ आमदनी ही की जाए। ज्ञान का उद्देश्य ये होता है कि आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति और विकास अच्छी तरह से कर पाए। आई होप हमारी बात आपको समझ में आ गई हो। हम में से सभी व्यक्ति हिस्ट्री से थोड़ी बहुत परिचित अवश्य होंगे। यदि आप नहीं होंगे या बहुत कम होंगे तो कृपया आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम प्राचीन भारत के हर एक छोटे बड़े टॉपिक की चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे और साथ ही साथ मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि मेरा मेहनत जायज़ है। अगर आप नहीं करते हैं सब्सक्राइब तो कोई बात नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो गाइस, चलते हैं हम आज के टॉपिक प्राचीन भारत पर चर्चा करते हैं हर एक छोटे बड़े पॉइंट को। हिस्ट्री के पितामह हेरोडोटस को हमारी तरफ से सादरणीय प्रणाम। मैं जो अभी प्राचीन भारत पर चर्चा करने जा रहा हूँ, यह विभिन्न पुस्तकों की ज्ञान को एकत्रित कर मेरा सेल्फ स्टडी का नतीजा है। गुप्त वंश का संस्थापना 240 ईस्वी में श्री गुप्त ने किया था। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। श्री गुप्त अपने आप को महाधिराज कहते थे। श्री गुप्त अपने आप को स्वतंत्र शासक नहीं मानते थे। लगता है कि श्री गुप्त के पूर्वज कुषाण वंश समान थे। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जिसका काल 280 से 320 तक रहा था। इतिहास के पन्नों पर कुछ खास जानकारी घटोत्कच के बारे में उपलब्ध नहीं है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक इनका काल रहा था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पे बैठे थे। चंद्रगुप्त प्रथम ल्यूक्षी राजकुमारी देवी से प्रथम विवाह किए थे। इसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त स्वंत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त का कार्यकाल 355 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक चला था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इसी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने इलाहाबाद पर संस्कृत लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु भगवान के भक्त थे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। इस बात का पता इस बात से लगाया जाता है कि एक सिक्का प्राप्त हुआ था, जिसमें वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त दिखाई देते थे। समुद्रगुप्त विक्रम की उपाधि धारण की थी। इसे कवि राज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल 380 से 415 ईस्वी तक चला था। चंद्रगुप्त द्वितीय इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री यहाँ भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महान विद्वान रहा करते थे, जिसमें कालिदास, आर्यभट्ट, वारामहिर, विष्णु शर्मा, अमर सिंह और धन्वंतरी, जिनके बारे में वीडियो मैंने छोड़ चुके हैं पहले ही। कालिदास को संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। कुमार संभव, रघुवंशम, विक्रम वंशम, अभियान, शाकुंतल आदि सारी इनकी रचनाएं हैं। आर्यभट्ट महागणितज्ञ थे। कहा जाता है कि इनका जन्म बिहार में हुआ था। इन्होंने शून्य की खोज की थी। आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक की रचना आर्यभट्ट ने ही किया था। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह भी प्रमाणित किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य। वारामहिर बहुत बड़े खगोलविद विद्वान थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक की रचना की थी। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। पंचतंत्र अब तक 50 भाषा में लिखा जा चुका है। पंचतंत्र के 250 से अधिक संस्करण आ चुके हैं। बाइबिल से ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक पंचतंत्र थी। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो।
वरना अगर याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो। अमर सिंह ने अमरकोश नामक पुस्तक की रचना की थी, जो संस्कृत साहित्य का विशेष कोश कहलाता है। धन्वंतरि महान आयुर्वेदाचार्य थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के। धन्वंतरि ने नवनीतमक नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसे आयुर्वेदाचार्य का एक महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। कुमार गुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक इनका कार्यकाल चला था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुए। इनको गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त के ही काल में हुआ था। कुमार गुप्त के शासनकाल में व्याना मृदभांड मिला था, जिसमें 622 प्रकार के सिक्के थे। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ था। स्कंद गुप्त का कार्यकाल 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक चली थी। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पूर्ण रूपापन यानी जल रूपापन किया था। स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। 550 ईस्वी आते आते गुप्त वंश समाप्त हो गई थी। गुप्त वंश की विशेषताएं पे चर्चा करते हैं। गुप्त वंश में प्रथम बार मंदिर निर्माण का कला प्रारंभ हुआ था। 510 ईस्वी में भानुगुप्त के अभिलेख से सर्वप्रथम बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, यानी सती प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। गुप्त काल में रामायण महाभारत का अंतिम रूप दिया गया था। इसका तात्पर्य ये था कि कोई भी कवि या कोई भी राइटर आते थे उस समय में और कुछ रामायण महाभारत में नए जोड़ देते थे, पर गुप्त काल में यह निर्धारित किया गया कि अब रामायण और महाभारत में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। यही इसका तात्पर्य होता है। गुप्त काल में चित्रकला भी विकास हुआ। गुप्त काल से संबंधित 17 गुफा, जिसमें एक गुफा में रानी मरणासन की चित्र मिलती है। 17वां गुफा में महात्मा बुद्ध की जीवनी का चर्चा मिलता है। गुप्त काल में स्मृति से स्मृति की रचना की गई थी। यज्ञ वलय स्मृति, नारद स्मृति, कल्याण स्मृति, औशनम स्मृति। गुप्त काल में कई सारे जाति का आगमन हुआ। कांस्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम बार औशनम स्मृति में मिलता है। गुप्त वंश अब यहीं तक। अब हम पुष्पभूति वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पुष्पभूति वंश का कार्यकाल 550 ईस्वी से 647 ईस्वी तक चला था। पुष्पभूति वंश की संस्थापना पुष्पभूति ने ही किया था। इस वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। पुष्पभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर हरियाणा राज्य में अवस्थित है। प्रभाकवर्धन इस वंश को स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है तथा प्रथम प्रभावशाली शासक भी थे। प्रभाकवर्धन ने महान से महान उपाधियां धारण की थी, जिसमें महाधीराज, समानंजन आदि सारी उपाधियां धारण किए थे। प्रभाकवर्धन के 2 पुत्र थे, बड़ा बेटा राजवर्धन और छोटा बेटा हर्षवर्धन। बड़ा बेटा राजवर्धन की हत्या शशांक ने कर दिया था। शशांक ने ही बोध वृक्ष कटवा दिया था। शशांक राजवर्धन के जीजा का दोस्त था, जिन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की आयु में ही राजगद्दी पे बैठा था। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन इस वंश का योग्य शासक राजगद्दी पे बैठा था। हर्षवर्धन के दरबार में वानभट्ट कवि रहा करते थे। वानभट्ट ने हर्षचलित्र नामक पुस्तक की रचना किया था। हर्षवर्धन ने 3 नाटक खुद से लिखे थे, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। वास्तविकता यह है कि हर्षवर्धन ने ये स्वयं नाटक खुद नहीं लिखा था, बल्कि एक गरीब ब्राह्मण लिखा था जिसका नाम धारवी था। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हुनसांग भारत भ्रमण पे आया था। हुनसांग ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम सी यू ची था। इस पुस्तक में भारत की जानकारी बहुत ही विस्तार से मिलती है। हुनसांग ने महायान संप्रदाय का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। हुनसांग भारत में 16 वर्ष तक रहा। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा और पढ़ाए भी थे। इन्हें यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित तथा सांख्य मुनि के नाम से भी हुनसांग को जाना जाता है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक सम्मेलन किया करता था। वो सम्मेलन अक्सर प्रयाग में ही किया करता था। इसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्षवर्धन प्रत्येक दिन
500 ब्राह्मण को भोजन कराता था और 1000 बौद्ध भिक्षुक को खिलाता था। हर्षवर्धन कोई युद्ध नहीं हारता था, लेकिन पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को बुरी तरह हराया, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच में पराजित किया था। हर्षवर्धन का कार्यकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा था। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो मिलते हैं कल हम न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।